हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है बीइंग आईएएस के सेकेंड डे के वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप बीपीएससी 70 के लिए बनाया गया है, 3 दिन का वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज को लेके आइए जहां पे आप नया डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और पुराने को रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर गाड़ी के वर्कशॉप में आप जाते हैं तो गाड़ी के वर्कशॉप में क्या होता है, वहां पे नई गाड़ियां भी बन सकती हैं और पुरानी गाड़ियों को नई तरीके से बनाया जा सकता है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं। मतलब वर्कशॉप एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने आप को निखार सकते हैं। अगर किसी एजुकेशनल वर्कशॉप की बात की जाए तो वहां पे आपको उन सारे तरीकों के बारे में बताई जाती है जो आपको कंप्लीट कराने में, किसी भी एग्जाम्स को कंप्लीट कराने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये वर्कशॉप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आप डेली बेसिस पे घर पे पढ़ाई करते हैं। एक बार वर्कशॉप कर लेने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपका रास्ता आसान दिखने लगता है। जो टॉपिक्स पे आपको बात करनी है, जो जिस टॉपिक पे आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, वो सारे टॉपिक्स आपके पास तुरंत आ जाएंगे। और एक 3 दिन के वर्कशॉप में, जो कि हाफ एन आवर का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, आप इस 3 दिनों में बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स को समझ पाएंगे। बीपीएससी 70 में होता क्या है, देखिए बीपीएससी का जो पैटर्न है और उसके जो सिलेबस गवर्नमेंट बताती है, जो हमारे कमीशंस बताते हैं, सिर्फ उस पैटर्न पे अगर आप जाते हैं तो शायद आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, उसका एलोबरेशन चाहिए। जिस टॉपिक की बात आप कर रहे हैं उसका एलोबरेशन अगर आप नहीं रहेगा, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको यहाँ तो ऐसे ज्योग्राफी लिखा हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक्स के बारे में बीपीएससी ने अपने सिलेबस में बताया है। क्या आप इतना सिलेबस करने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो शायद आंसर जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इतना काफी नहीं है। अगर आप इतना करके जाएंगे तो ऐसे तो लिखा हुआ है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पूरा हो गया, सारे माउंटेन, सारे रिवर्स, सारे सिस्टम हो गए इंडियन ज्योग्राफी में। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये 4 लाइन में हमने सारा कवर कर लिया? तो छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं वो कवर करना बहुत जरूरी है। ये पोर्शन देखना बहुत जरूरी है कि ये पोर्शन कहाँ से है। मैं वापस से एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपका ये वर्कशॉप में आपको आसानी दिलाना मेरा मकसद है। बहुत ज्यादा बुक्स अगर आपके पास है तो शायद आप सारे बुक्स नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ना ही है। तो क्यों ना हम एक ही बुक को कई बार पढ़ लें। तो मेरी एक बात जरूर मानिए, आप अपने पास एनसीईआरटी के पुराने अगर वर्जन अगर हो तो जरूर बुक ले लीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एनसीईआरटी ऑनलाइन कैसे, कौन सा बुक आप अगर डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन से तो कौन सा बुक सही रहेगा एनसीईआरटी का। और उस एनसीईआरटी से आपके सारे क्वेश्चंस, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, 110 मार्क्स की तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 110 मार्क्स के क्वेश्चंस, दोस्तों 150 मार्क्स 100% है। 110 मार्क्स का मतलब हो गया करीब करीब 70% के आसपास, 65 और 70% के आसपास। तो और 55 नॉट मतलब 50 से लेके 70% के बीच में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारी जो हमने सिलेबस जो बनाया है, ये सिलेबस जो है ये करीब करीब 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा कोर्स। 10% वही क्वेश्चंस होंगे जो आप कवर नहीं कर पाएंगे। मतलब 30 क्वेश्चन, 20% क्वेश्चंस आप अगर छोड़ भी देते हैं, अगर 20% सिलेबस अगर आपका नहीं कवर हो पाता है तो भी 120 मार्क्स होता है। तो 120 मार्क्स की तैयारी अगर आप कर लेते हैं, और 120 मार्क्स की तैयारी हमारे पोर्शंस के साथ हो जाएगा। हमारे करंट अफेयर्स और हमारा ये जो सिलेबस हमने बनाया है इसके साथ अगर आप जाएंगे तो आपका 120 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। उसमें से 110 मार्क्स आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ 3 पोर्शन है, एक ज्योग्राफी का है, एक पंचायती राज का और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में तो और भी छोटा सा लिखा हुआ है, मेजर चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब कि आजादी के बाद बिहार में इकोनॉमिकल कंडीशंस में कैसे चेंजेस आए, आप ये बताएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा चेंजेस आया? इसके लिए तो आपको पूरा बिहार का हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार के बारे में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ही पहला पार्ट है, तभी आप बिहार की इकोनॉमी को परसू कर पाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी में हमारे अभी इतने पोर्शन हो गए, मतलब अभी 1 पेज है ज्योग्राफी में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके ज्योग्राफी का कोई भी पोर्शन जो है वो छूटने नहीं वाला है। 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, पिछली बार 18 क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, इस बार 12-13 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इतने पोर्शन को कर लेते हैं। और ये पोर्शन कौन कौन सा है, अगर आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसको जरूर ले लें, और नहीं ले सकते तो आप हमें जरूर
टाइप कीजिए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ऑनलाइन, हमारे बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों पहला जो टॉपिक है इसका सोलर सिस्टम है। सौर मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल जानना, सौर मंडल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर साल कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, और अगर आप बीपीएससी के अलावा भी कोई एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो है वो पोर्शन पूरा हो जाना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों आता है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछने में कोई पीछा, इसका कोई कसर नहीं छोड़ता है। मतलब बीपीएससी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है, और इवन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। उसके बाद आता है मोशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों ज्योग्राफी का हर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। हमारे क्लासेस जब शुरू हो जाएंगे 12 तारीख से कंप्लीटली क्लासेस डेली बेसिस पे शुरू हो जाएंगे, उसमें आपको ये सारे पोर्शन कराए जाएंगे। आपको हमने जितने भी स्लाइड्स दिखाए हैं, जितने भी सिलेबस के पोर्शन दिखाए हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे सिस्टम को कवर किया जाएगा 25 सितंबर के पहले। आप अगर हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो 110% आपको ये सारे सिलेबस, मतलब जितने भी टॉपिक, करंट अफेयर्स का हो, साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इंडियन इकोनॉमी का हो, जितना भी दिखाया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन कवर कराना मेरी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी टीम की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर से एक और नए पॉइंट के साथ, और वो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप कैसे हो जाएंगे कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं पूरे दुनिया में, उसके बारे में पढ़ना है। चाहे वो पहाड़ का हो, रेगिस्तान का हो, समंदर के अंदर अगर है, ओशन के अंदर अगर कोई लैंडफॉर्म है, उसके बारे में भी पढ़ना है, तो वो इसी के अंदर आएगा। तो आपको पढ़ना जरूरी है। इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए ये जलवायु वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि आप छोड़ सको। मेन अगर आपसे बीपीएससी के साइट पे जाके अगर आप चेक करते हैं कि सिलेबस क्या है, तो आप शायद आप ये डिफाइन ना कर पाए कि आपको क्या पढ़ना है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी बुक्स हो गए और आप नहीं पढ़ पा रहे। यहां से आपके पास एक सिस्टम बन जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एनसीईआरटी बुक उठाइए, हमारे साथ चलिए। एनसीईआरटी को कवर करते करते हम आपको एडिशनल टॉपिक्स भी बताते जाएंगे। अगर जहां से क्वेश्चन पूछेगा 12 तारीख के आसपास हमारा क्लासेस शुरू हो जाएंगे प्रॉपर। 25 सितंबर के पहले ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, जितने टॉपिक्स इसमें हैं सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन सेटलमेंट। इससे थोड़ा क्वेश्चन कम आता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं और आ भी सकते हैं। तो मैं या हम कोई भी ये नहीं सोच सकते कि भाई कौन से क्वेश्चंस को छोड़ा जाए और किस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, या किस पोर्शन को छोड़ा जाए, किस पोर्शन को पढ़ा जाए। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं वो काफी है। पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, उसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। उष्ण कटिबंधीय एंड उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश कौन कौन से हैं, ये आपको जानना जरूरी है। क्या इंडिया का कुछ पोर्शन उष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, या फिर शीतोष्ण कटिबंध में आता है क्या, ये आपका जानना जरूरी है। ये जानकारी होते हुए अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये कहां से जानकारी मिलेगा आपको? कोई ना कोई बेसिक बुक तो होना चाहिए। ये बेसिक बुक आपके पास कहां से आएगा? ये एनसीईआरटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि जितनी भी किताबें आई हैं, अगर आप पीटी दे रहे हैं या मेंस भी दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी के ही आसपास आपके आंसर होंगे। एनसीईआरटी के ऊपर बहुत जा रहे हैं तो शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाएंगे। एनसीईआरटी से बहुत नीचे जा रहे हैं तो भी क्वेश्चन नहीं। लेकिन एनसीईआरटी को साथ में रख के और एनसीईआरटी के आसपास अगर आप रहेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी सही हो जाएगा, आपकी समझ जो है सब्जेक्ट की वो भी सही हो जाएगी। और ये 6 से 10 क्लास तक के एनसीईआरटी के में सारे ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पोर्शन और भी है, जब हमारा ये पोर्शन क्लास में कवर हो जाएगा 11th और 12th के कुछ स्पेसिफिक, कुछ चुने हुए टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें, जितनी जरूरत होगी उतना ही क्लास में बताया जाएगा, उतना आप करके चले जाइएगा। आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने के 99% चांसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, जिसको रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी
बोला जाता है। दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज में भी है और ये दोनों बताना हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी जिम्मेदारी है कि हम दोनों लैंग्वेज के बच्चों को लेके साथ में चल रहे हैं। और दोनों लैंग्वेज हमारी जिम्मेदारी भी है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना ये हमारा कर्तव्य भी है। अगला पॉइंट जो है वो मिनरल पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा खनिज किस प्रदेश में मिलता है, या बिहार प्रदेश में कौन सा खनिज मिलता है। सबसे ज्यादा खनिज अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर इस पोर्शन में, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ और उसके बाद क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं कि उसके क्वेश्चंस छूट गए हैं। अगला जो पोर्शन है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार और स्थिति, और उसके बाद है ड्रेनेज। देखिए ये 9th क्लास में दिया हुआ है, भारत का आकार और उसकी स्थिति, मतलब इंडिया साइज एंड लोकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 90% इसके जो इस पोर्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कवर कर पाएंगे। एक समझदारी डेवलप हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि पहली बार ये एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके पास टेंशन ज्यादा होगा कि शुरू कैसे करें। शुरुआत करिए, आप हमारे साथ शुरुआत कीजिए। ये शुरुआत जो है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि शुरू जब तक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो क्लास है, आपकी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्स तो बाद में होंगे, एग्जाम्स की चिंता मत करें। एग्जाम्स की चिंता अगर आप करना शुरू कर दिए अभी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू करें, पढ़ाई शुरू कर दे, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दें। आप हमारे साथ एक एक टॉपिक करते चले। हमें रोज होमवर्क देना आपको और आपसे पूछना भी है। और एक और नई चीज हमने शुरू किया है कि अगर आप हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हम लोग वीडियो कॉल पे भी बच्चों का प्रोत्साहन भी करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे साथ साथ कि आप आइए हमारे साथ, अपने प्रॉब्लम्स को बताइए। ये आपके पास लिंक्स चले जाएंगे, वो डेट और टाइम डिसाइड होगा, आप उस टाइम आइए। आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें आप सहज नहीं है आंसर देने में, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से पढ़े, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको टाइम दिया जाएगा। बीपीएससी 70 हमारा मेन टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चों का बिहार में इसमें होना चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे बैठेंगे उतना ज्यादा एग्जाम्स में क्वालिफाई बच्चे करेंगे और सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी। अगर बच्चे ज्यादा अटेंड होते हैं, बच्चे ज्यादा अगर अच्छे पोजीशन में आते हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो सीटें बकाया चल रही हैं, जो रिक्तियां अगर अभी नहीं पूरी हो गई है, उसको भी वो जल्द से जल्द उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगी सरकार। तो ज्योग्राफी में अगर हम 6 से लेकर 10th क्लास तक कर लेते हैं तो इतने पोर्शन अगर कर लेते हैं तो हम काफी करीब आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से आप इतना नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपने पढ़ लिया तो आपको एक बहुत ही अच्छा रूबरू आप हो जाएंगे कि आप सिस्टम में आ जाएंगे, इस प्रिपरेशन के सिस्टम में आ जाएंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया इंडियन पॉलिटी क्योंकि अभी हमारा जनरल इलेक्शन हुआ है और जनरल इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। जनरल इलेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे और वो सारे जनरल इलेक्शन के जो क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जाम्स में हम लोग कवर कराएंगे और यहां से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा इंडियन पॉलिटी वाला जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो होता है उसको कवर कर सकते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव, गवर्नमेंट सरकार कैसे बनता है, पंचायती राज क्या होती है। ये तो लिखा हुआ है पोर्शन, पंचायती राज जो है वो लिखा हुआ है बीपीएससी के सिलेबस में। तो पंचायती राज से हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए सिर्फ पंचायती राज अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर ये आप चीजें पूरी पढ़ते हैं तो पंचायती राज समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, नीड ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए भारतीय संविधान को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। और जब संविधान की बात करेंगे तो हमारे पास संविधान के सारी समझ होनी चाहिए। उसमें अनुच्छेद कौन से इस्तेमाल हुए, कौन से अनुच्छेद किसके लिए बना हुआ है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, प्रधानमंत्री का पद जो है वो किस संवैधानिक पोस्ट के लिए बनाया गया है, कैसे वो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है, राष्ट्रपति का पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें इस पूरे बुक में, इस पूरे सिस्टम में एक समझ डेवलप हो जाएगा कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम समझने लगेंगे। और ये समझ कहां से आएगी, एनसीईआरटी से आएगी। एनसीईआरटी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे साथ जुड़े, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और एनसीईआरटी को खोल के आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पढ़ना जरूरी है, खुद पढ़िए,
और टीचर के साथ देते रहिए, आपका एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, नीड ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की जरूरत क्यों है भाई? संसद क्यों होना चाहिए? अगर संसद नहीं होगा तो हमारे लॉ नहीं बन पाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करने का मौका हमें नहीं मिल पाएगा, मतलब कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। घर में एक मुखिया जरूर होता है, घर में ऐसे हर चीज जो है, अगर आपके पास आपके घर में 5, 6, 7 लोग हैं तो सबका काम बटा हुआ रहता है। इसी तरह संसद में भी सबके काम बटे हुए हैं। आप वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, फिर मिनिस्ट्री फॉर द स्टेट्स होंगे, उसके साथ बहुत सारे सांसद होते हैं जो कि उनके काम अलग होते हैं, जो कि संसदीय कार्य जिसको बोलते हैं। वो सारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास संसद का होना बहुत जरूरी है। ये संसद होना उतना ही जरूरी है जैसे घर का सिस्टम डेवलप होना। अगर घर में कोई सिस्टम नहीं है तो घर बिखर जाता है। उसी तरह अगर देश में अगर कोई संविधान या फिर पार्लियामेंट नहीं होता है तो वो देश प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें अंडरस्टैंडिंग लॉ, जुडिशियरी, क्रिमिनल जस्टिस, पब्लिक फैसिलिटी, लॉ एंड जस्टिस, कानून, न्यायपालिका, आपराधिक न्याय प्रणाली, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय की समझ क्या होती है, ये हमें भारतीय राज्य व्यवस्था से पूरा हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी हमें ये पूरा सिखा देगा, हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स। इसके हिंदी वाले जो पोर्शन है वो है लोकतंत्र, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। दोस्तों ये दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि सबको समझ में आए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एक ये बनाया है, एक एक पॉइंट पे काम किया है। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट्स को देखेंगे तो शायद आपको ये समझ जरूर आ जाएगा कि इस सिलेबस को बनाने में थोड़ी मेहनत हुई है, और आपको अगर ये पॉइंट पूरा कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चंस छूटने नहीं वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों। आगे जो है देखिए, इसमें 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो पॉलिटी है उसको पढ़ना है। 11th क्लास का कुछ पोर्शन है जो कि पढ़ना है, वो अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम साथ साथ धीरे धीरे लेके चले जाएंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आप धीरे धीरे उस चीज को समझते रहेंगे। शायद आपको ये देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगे कि ये सर ने क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली जा रहे हैं या पटना से आरा जा रहे हैं, आपको किलोमीटर तो पता होना चाहिए ना कितने किलोमीटर है, ताकि आप पहले से तैयारी करें कि हमको इतने किलोमीटर जाना है, हमारे गाड़ी में इतना तेल होना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। ये वही सिस्टम है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको एकदम से ये दे दिया जाए कि आपको इतना पढ़ना है तो शायद आपका उस टाइम हाथ पांव फूलने लगेगा, लेकिन इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ अब मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, कितना प्रिपरेशन करें कि आपका काम और हमारा काम हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बताएंगे तो शायद आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन इसका जानकारी होना आपके पास जरूरी है। आगे दोस्तों देखते हैं। आगे जो है वो इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो पार्ट है वो बहुत ही कम लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में 1950 से लेके 1990 तक का जो टाइम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए, और उसी में बिहार भी आता है तो बिहार के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है हमारा, एक पूरी चीजों को पढ़ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो है ये मनी और क्रेडिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा और साख, मनी और क्रेडिट जिसको बोलते हैं, मुद्रा और साख, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो वैश्वीकरण है, दूसरे कंट्री से हमारा जो काम चल रहा है, दूसरे कंट्री के साथ जो हमारे बिजनेस चल रही है, उसका भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो दूसरे कंट्री के साथ हमारा काम कब शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये सारा चीज पढ़ना, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना हमारी जवाबदेही है, हमारी जरूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे अपने आगे के एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी, आगे जरूर करेंगे ये 11-12 तारीख से। तो 12 तारीख के पहले आप जिनको भी एडमिशन लेना है आप हमें मैसेज करें और सिस्टम में डेवलप हो जाए। और जब आप सिस्टम में डेवलप हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक प्रॉपर वे में काम करने लगेंगे,
और ये प्रॉपर वे जो होगा वो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो देखेंगे। बाद में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि और अर्थव्यवस्था। एक छोटा जो घर का जो खर्चा होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक में आता है, और मैक्रो इकोनॉमिक में एक स्टेट का खर्चा, एक डिस्ट्रिक्ट का खर्चा, या फिर एक कंट्री का खर्चा बहुत बड़े लेवल पे जो होता है। हमारे पॉकेट का जो खर्चा होता है वो माइक्रो में आएगा, छोटे में आएगा, और जो बहुत बड़े खर्च होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो ये हमें जानना जरूरी होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये एक स्मॉल तो नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि 9th क्लास से लेके और 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना है, और ये पढ़ के कंप्लीट करना है। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे आएंगे हम लोग उसको करंट अफेयर्स में भी कवर करते जाएंगे। जो हमारा मैगजीन्स होगा उस मैगजीन्स में भी आपको इसका पोर्शन मिलेगा। कल मैं आप लोगों को मैगजीन्स का पूरा पोर्शन दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। मैगजीन के अंदर 500 क्वेश्चंस हैं हर मैगजीन्स में, मतलब आपको मैगजीन जो मिलेगा उस मैगजीन में 500 क्वेश्चंस, हर पोर्शन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसमें करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा, जीएस में पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट हो गया आज तक का, जो कि 3 पोर्शन को कवर करता है, वो है ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। आप इतने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आपके एग्जाम्स को कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे, और आपके पास एक ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी आपके प्रिपरेशन पे, आपको लगेगा कि वाह मैंने अच्छा काम किया है। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कौन से बुक्स पढ़ने हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं, आपको बस यहीं से पढ़ाई करनी है। आपके पास ये एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम में आप हैं, ये साइट है उसका, ये उसके एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन के नाम से रेड कलर का इसका लोगो आता है। आप इसको डाउनलोड कर लें और साथ साथ चले हमारे 25 सितंबर के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम का है और ये हिंदी मीडियम का है। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के भी हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन सॉल्यूशन की जरूरत आपको अभी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन की अगर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वो छोटे बच्चों के लेवल में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं जो कि करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट है, अगर आप वो करते हैं तो शायद आपको बहुत हेल्प होगा। कैसे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे आप करेंगे वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है, उस डेली करंट अफेयर्स में आपको एक दिन में एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप, हिस्ट्री ऑफ द डे, ये सारी चीजें मिलेंगी। आप जब इसको करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे जो आप न्यूज हेडलाइंस भी आपको मिलेगा, जो कि डेली बेसिस पे, जैसे ये 8 जून का दिखा रहा है तो 8 जून में आपको पूरे ये न्यूज हेडलाइंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी 6 या 8 चीजें आपको मिलेंगी डेली, जिसमें 2 होगा आपके मैप्स, आपको जो भी लैंग्वेज लेना होगा आप लैंग्वेज ले लेंगे, एक इंडिया का मैप होगा, एक वर्ल्ड का मैप होगा, एक आपको होगा डेली ये जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और 2 क्वेश्चंस पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज के लिए और एक जीके के लिए। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, कल आपको मैं सारा वो बता दूंगा, अभी वो शायद इसमें दिख नहीं रहा है। तो जो कल जो होगा, कल का जो सेशन होगा, मैं उसमें आपको सारी चीजें ये बता दूंगा। आज के लिए मैं इतना छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे बेसिकली आपको ये बताना था कि ये एग्जाम्स का जो टेंशन लिया गया है वो एग्जाम्स का टेंशन लेना जरूरी नहीं है। एग्जाम्स का टेंशन अगर आप लेंगे तो एग्जाम्स कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। ये जो हमारा दूसरा दिन वर्कशॉप था, इसमें मुझे बेसिकली आपको रूबरू कराना था इस सिलेबस के साथ। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए, इनके साथ बने रहिए, आपके एग्जाम्स को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे जरूर मिलिए, हमारे नंबर को आप ट्रैक कर सकते हैं। आप बीइंग आईएएस में अपने आप को इनरोल कीजिए और वहाँ पे जो भी क्वेरीज है आप वहाँ से कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, और अगर आप इसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और
खुश रहिए, हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहिए, यही मेरी कामना है। एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और मिठाई खिलाइए एग्जाम्स को क्वालिफाई करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।